नमस्कार। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, दुनिया उन लोगों की वजह से खतरनाक नहीं है जो बुराई करते हैं, बल्कि उन लोगों की वजह से जो देखते हैं और कुछ नहीं करते। ये शब्द शायद आज की हमारी बातचीत का, आप कह सकते हैं, सही माहौल तैयार करते हैं। बिल्कुल। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक विश्लेषण के आधार पर बात करने वाले हैं। मुद्दा है गाजा की ओर जा रहा एक मानवीय सहायता फ्लोटिला और उससे जुड़े जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दांव-पेंच हैं, और हाँ, गहरे नैतिक सवाल भी। जी हाँ, और देखिए, ये विषय सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर रखने वालों के लिए ही अहम नहीं है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बेहद जरूरी है। सही। चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस, आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार, भू राजनीति, ऐसे मुद्दे अक्सर सामने आते हैं। हाँ, आते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख के जो मुख्य बिंदु हैं, उन्हें थोड़ा सरल और स्पष्ट तरीके से समझें। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इस पूरी स्थिति के जो परतें हैं उन्हें थोड़ा खोल कर देखें। ये सिर्फ कुछ नावों का काफिला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं, कानूनी जटिलताओं और जो बुनियादी मानवीय सरोकार हैं, उनका एक तरह से केंद्र बिंदु बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, पता लगाते हैं कि ये फ्लोटिला आखिर है क्या और क्यों इतना ध्यान खींच रहा है। देखिए, जैसा कि लेख में बताया गया है, ये कोई छोटी मोटी पहल नहीं है। इसमें 34 नावें शामिल हैं। 34? अच्छा। हाँ, और उन पर लगभग 500 टन मानवीय सहायता लदी हुई है, और इन नावों पर 45 देशों के करीब 600 लोग सवार हैं। 45 देश? जी। इसमें इटली, ग्रीस, स्पेन, ट्यूनीशिया जैसे देशों के नागरिक शामिल हैं। और इसमें सिर्फ आम नागरिक या कार्यकर्ता ही नहीं है ना? मैंने पढ़ा कि यूरोपियन संसद के सदस्य भी शामिल हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे इटली से एनालिसा कोराडो और बेनेडेटा स्कुडेरी हैं, फ्रांस से एम्मा फोरू हैं, और आयरलैंड की लिन बॉयलन भी हैं। तो ये भागीदारी इसे एक अलग राजनीतिक वजन देती है। निश्चित रूप से। उनका मकसद क्या है? सिर्फ सहायता पहुंचाना या कुछ और भी है इसके पीछे? हाँ, वही मैं सोच रहा था। देखिए, सहायता पहुंचाना तो पहला उद्देश्य है ही, लेकिन जैसा आयरलैंड की एमईपी लिन बॉयलन ने कहा है, उनका एक मकसद ये भी है कि अगर इस दौरान मानवाधिकारों या अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई उल्लंघन होता है, तो वे उसे दर्ज कर सकें, उसे डॉक्यूमेंट कर सकें। तो ये सिर्फ एक मानवीय मिशन से आगे जाकर एक तरह से निगरानी और जवाबदेही तय करने की कोशिश भी है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये इसे एक बहुस्तरीय पहल बनाता है। मुझे वो बेनेडेटा स्कुडेरी का एक बयान याद आ रहा है जो ये लेख में था। उन्होंने डर के बावजूद डटे रहने की बात कही थी। हाँ, उनका बयान काफी सशक्त है। उन्होंने कहा कि देखिए, इजरायली सरकार का सामना करने से डर लगना स्वाभाविक है, खासकर जब वो अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह किए बिना काम करती दिख रही हैं। जी। और पहले ही इन कार्यकर्ताओं को आतंकवादी करार देने की बात कह चुकी है। हाँ, ये बात तो आई थी। लेकिन फिर वो कहती हैं, हम डरेंगे नहीं। उनका मानना है कि ये मिशन इतना महत्वपूर्ण है, इसके लिए जोखिम उठाना सार्थक है, खासकर जब वो उन फिलिस्तीनी बच्चों के डर और पीड़ा के बारे में सोचती हैं जो बमबारी झेल रहे हैं या बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन झेल रहे हैं। ये सीधी मानवीय अपील तो दिल को छूती है, और ये हमें उस बड़े मानवीय संकट की याद दिलाता है जिसके जवाब में ये फ्लोटिला निकला है। आपने शुरू में ह्यूगो ग्रोटियस का जिक्र किया था, 16वीं सदी के न्यायविद। उनके विचार यहाँ कैसे जुड़ते हैं? देखिए, ग्रोटियस, जिन्हें अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कानून का पिता कहा जाता है, उन्होंने सदियों पहले ये तर्क दिया था कि युद्ध की क्रूरता के बीच भी जो अनावश्यक पीड़ा है, जो दर्द है, उसे कम करने का प्रयास होना चाहिए। ये विचार ही आधुनिक मानवाधिकार कानून की नींव में है, जिसे कहते हैं अकल्पनीय अतिरिक्त पीड़ा से बचने का सिद्धांत। लेकिन जब हम गजा की मौजूदा स्थिति देखते हैं, जिसे लेख 21वीं सदी की सबसे बड़ी मानवीय नाकाबंदी कहता है, तो ये सिद्धांत कसौटी पर खड़ा दिखता है। आंकड़े तो वाकई भयावह हैं। लेख बताता है कि करीब 2,44,000 लोग आईपीसी चरण 5 यानी खाद्य असुरक्षा की सबसे गंभीर श्रेणी, उसके तहत अकाल जैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इंसानी जिंदगियां हैं जो खतरे में हैं। ये सिर्फ भोजन या दवाओं की कमी का सवाल नहीं रह गया है, ये जीवन के अधिकार और मानवीय गरिमा के बुनियादी सवालों तक पहुंच गया है। और इसी गंभीर पृष्ठभूमि में ये फ्लोटिला अपनी यात्रा पर निकला है। बिल्कुल। लेकिन इस मानवीय पहल पर इजराइल की प्रतिक्रिया तो काफी कठोर नजर आ रही है। लेख में राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वेर के हवाले से कहा गया है कि इन कार्यकर्ताओं को आतंकवादी माना जाएगा, उन्हें कैद किया जाएगा और सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। ये तो बहुत ही सख्त रवैया है। हाँ, और लेख इसे एक बड़े वैश्विक पैटर्न के हिस्से के रूप में देखता है।
जिसे लोकतांत्रिक फिसलन या डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग कहा जा रहा है। अच्छा, ये सिर्फ लोकतंत्र में गिरावट नहीं है, बल्कि लेख में इसे राइटिसाइड और डेमोसाइड जैसे शब्दों से भी जोड़ा गया है। राइटिसाइड डेमोसाइड, ये क्या मतलब हुआ? ये वो स्थिति है जहां मानवाधिकारों की वकालत करने वालों या सरकार की आलोचना करने वालों को ही राष्ट्र विरोधी या आतंकवादी करार दे दिया जाता है। मतलब अधिकार की ही हत्या या लोकतंत्र की ही हत्या। ये तो एक खतरनाक प्रवृत्ति लगती है। आपने एक और शब्द का इस्तेमाल किया था लेख के हवाले से, नेक्रोपॉलिटिक्स। ये क्या है और यहाँ कैसे लागू होता है? हाँ, नेक्रोपॉलिटिक्स लेख में जो थोथी राजा के काम का संदर्भ देते हुए इसे समझाया गया है। नेक्रोपॉलिटिक्स मूल रूप से राजनीतिक शक्ति का वो इस्तेमाल है जिसके जरिए ये तय किया जाता है कि कौन जिएगा और किसकी जान की कोई कीमत नहीं, मतलब कौन मरेगा। अच्छा, जब मानवीय कार्यकर्ताओं को जो सहायता लेकर जा रहे हैं उन्हें आतंकवादी करार दिया जाता है, तो ये उसी मानसिकता की ओर इशारा करता है जहां कुछ लोगों के जीवन और अधिकारों को दूसरों के मुकाबले कमतर आंका जाता है या उन्हें एक खतरे के रूप में देखा जाता है। तो ये मानवीय सहायता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक गहरा टकराव दिखाता है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है? क्या दुनिया सिर्फ देख रही है? फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया था, उसका क्या हुआ? हाँ, फ्रांस ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे भारी समर्थन मिला। 142 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया। 142? जी, केवल 10 ने विरोध किया, जिनमें अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल और अमेरिका शामिल थे, और 12 देश अनुपस्थित रहे। तो ये दिखाता है कि दुनिया के ज्यादातर देश मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित हैं और एक समाधान चाहते हैं। और भारत का रुख क्या रहा? लेख में बताया गया है कि भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि हम देख रहे हैं कि हाल के वर्षों में इजराइल के साथ उसके रणनीतिक और व्यापारिक संबंध काफी मजबूत हुए हैं। हाँ, ये वाकई एक महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत का समर्थन ये दर्शाता है कि वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है और मानवीय चिंताओं को प्राथमिकता दे रहा है, भले ही उसके रणनीतिक हित कहीं और भी हों। तो इसे लेख में एक सकारात्मक संकेत माना गया है। जी बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी वो संतुलित भूमिका बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। तो उस प्रस्ताव में था क्या असल में? क्या वो सिर्फ युद्ध विराम की मांग कर रहा था? अच्छा, इसके मुख्य घटकों में शामिल थे गाजा में तत्काल युद्ध विराम, सभी बंधकों की रिहाई, एक व्यवहार्य और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना और एक महत्वपूर्ण बात, हमास का निरस्त्रीकरण और उसे गाजा के शासन से बाहर करना। हमास का निरस्त्रीकरण भी? जी हाँ। इसके अलावा इजराइल और अरब देशों के बीच संबंधों का सामान्यीकरण और सामूहिक सुरक्षा गारंटी की भी बात थी। तो इसमें तो हमास के निरस्तीकरण की भी साफ मांग है। फिर भी संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत डैनी डैनन ने इसे एक तरफा और खोखला इशारा क्यों कहा, जैसा कि लेख बताता है? हाँ, ये आलोचना थोड़ी हैरान करती है, क्योंकि प्रस्ताव न केवल 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करता है, बल्कि हमास के निरस्त्रीकरण का भी आह्वान करता है। तो फिर लेख के विश्लेषण के अनुसार इसे हमास की जीत बताना शायद स्थिति की जटिलता को नजरअंदाज करना है। लेख इसे कठोर शक्ति का अहंकार कहता है। कठोर शक्ति का अहंकार? हाँ, ये शायद ये दिखाता है कि कभी-कभी समाधान के प्रस्तावों को भी सीधे खारिज कर दिया जाता है, बिना उनकी बारीकियों में गए। ये पूरी स्थिति सिर्फ राजनीतिक और कानूनी ही नहीं है, इसमें गहरे नैतिक और दार्शनिक सवाल भी छिपे हैं, है ना? बिल्कुल। लेख में महान यहूदी धर्मशास्त्री और दार्शनिक इमैनुएल लेविनास के विचारों का जिक्र है। उनका क्या महत्व है यहाँ? लेविनास के विचार यहाँ बहुत बहुत प्रासंगिक हैं। उन्होंने दूसरे, द अदर, के प्रति हमारी असीम जिम्मेदारी की बात की थी। दूसरे के प्रति जिम्मेदारी? हाँ, उनका मानना था कि नैतिकता का सार इसी जिम्मेदारी में है, दूसरे इंसान को उसकी पूरी मानवता में देखना, उसे अपनी इच्छाओं या डर का विषय मात्र न समझना। उन्होंने 2 तरह के तौरा यानी कानून या शिक्षा की बात की, एक ईश्वर की आवाज और दूसरी हमारी रोजमर्रा की मानवीय नैतिकता, जो हमें हिंसा और अपने स्वार्थ, जिसे वो अहंकारिता, ईगोलॉजी कहते हैं, उससे रोकती है। और लेख में रबी इजराइल सैलेंडर का एक 1850 का उदाहरण भी है। मेरे पड़ोसी की भौतिक जरूरतें मेरी आध्यात्मिक जरूरतें हैं। जी, ये तो लेविनास की दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का सीधा सरल रूप लगता है। बिल्कुल। लेकिन लेविनास एक और जटिल अवधारणा की बात करते हैं, दूरस्थ तीसरा। दूरस्थ तीसरा? हाँ, ये तीसरा वो है जो हमारे और दूसरे के बीच आता है,
लेविनास आगाह करते हैं कि अक्सर इस तीसरे को एक दानव या खतरे के रूप में देखा जाता है। अच्छा। और ये चीज हमें दूसरे के प्रति हमारी सीधी जिम्मेदारी से भटकाती है और हत्या के प्रलोभन, टेम्पटेशन टू मर्डर, को जन्म दे सकती है। ये सोच युद्ध और संघर्षों को बढ़ावा देती है, जहां नैतिकता पीछे छूट जाती है। तो लेविनास के अनुसार किसी समूह या व्यक्ति को दानव की तरह पेश करना ही हिंसा का रास्ता खोल सकता है। और क्या यही हमें उस नेक्रोपॉलिटिक्स की ओर ले जाता है जिसका जिक्र पहले हुआ था? हाँ, आप इसे जोड़ सकती हैं बिल्कुल। जब दूसरे को या दूरस्थ तीसरे को पूरी तरह से नकारात्मक या अमानवीय रूप में देखा जाता है, तो उनके जीवन को कम महत्व देना आसान हो जाता है। लेख इसी मूलभूत हिंसा को खत्म करने की बात करता है। ये तय करना बंद करना होगा कि किसकी जान कीमती है और किसकी नहीं। हमें दूसरे को उसकी मानवता में देखना होगा, न कि सिर्फ एक लेबल या खतरे के रूप में। और ये फ्लोटिला कहीं ना कहीं इसी मानवीय जुड़ाव का प्रतीक बनने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत गहरा विचार है। और इसी नैतिक और कानूनी पहेली के बीच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या आईसीजे की भूमिका भी सामने आती है। लेख में बताया गया है कि इजराइल वहां नरसंहार के आरोप का सामना कर रहा है। आईसीजे इस मामले में क्या कर रहा है? हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। हालांकि लेख ये भी स्पष्ट करता है कि आईसीजे ने ऐतिहासिक रूप से नरसंहार साबित करने के लिए बहुत ऊंचे मानक रखे हैं। मतलब किसी विशेष राष्ट्रीय या जातीय समूह के लोगों की जानबूझकर और व्यवस्थित हत्या या उत्पीड़न के पुख्ता सबूत चाहिए होते हैं। लेकिन नरसंहार कन्वेंशन का अनुच्छेद 6 महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 6? जी, ये सिर्फ नरसंहार होने के बाद सजा देने की बात नहीं करता, बल्कि राज्यों पर नरसंहार की तैयारी को रोकने का भी कर्तव्य डालता है। अच्छा, रोकने का कर्तव्य। तो इस रोकने के कर्तव्य के आधार पर आईसीजे ने हाल में क्या कदम उठाए हैं, खासकर रफाह के सैन्य हमले के संदर्भ में, जहां से लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा? हाँ, आईसीजे ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किए हैं। उन्होंने माना कि गाजा पट्टी में नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो मौजूदा उपाय हैं वो अपर्याप्त हैं। अपर्याप्त है? जी, इसलिए उन्होंने इजराइल को कई निर्देश दिए हैं। पहला, ऐसे प्रभावी उपाय करना जिनसे प्रासंगिक सबूतों का विनाश न हो। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत किसी भी जांच निकाय को गाजा पट्टी तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना। और मानवीय सहायता के बारे में क्या कहा है? गाजा में विनाशकारी स्थिति का हवाला देते हुए आईसीजे ने अत्यावश्यक बुनियादी सेवाओं और मानवीय सहायता के निर्बाध प्रावधान का आदेश दिया है। ये सीधे तौर पर जमीन पर मानवीय पहुंच को प्रभावित कर सकता है। साथ ही अदालत में हमास और अन्य सशस्त्र समूहों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की स्थिति पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है और उनकी तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया है। ये महत्वपूर्ण है कि अदालत ने बंधकों की रिहाई की भी बात की। ये दिखाता है कि वो स्थिति की जटिलता और दोनों तरफ की मानवीय पीड़ा को स्वीकार कर रहे हैं, जैसा कि शायद लेख भी इशारा करता है। बिल्कुल, और यहीं पर लेख एक और जरूरी बात कहता है। क्या? कि फिलिस्तीनियों की दुर्दशा के प्रति मानवीय चिंता व्यक्त करना अपने आप में यहूदी विरोधी नहीं है। इस तरह के आरोपों से मानवीय सरोकारों को दबाना वो नैतिक रूप से गलत है। हमें सहानुभूति और जिम्मेदारी को राजनीतिक खांचों से ऊपर रखना होगा। तो अगर हम लेविनास के विचारों पर वापस जाएं, तो शायद हमें उन कठिन स्वतंत्रताओं को समझने की जरूरत है जिनका जिक्र लेख में है। हाँ, यानी दूसरे की पीड़ा को समझने और उसके प्रति जिम्मेदार महसूस करने की स्वतंत्रता, चाहे वो दूसरा कोई भी हो। हाँ, बिल्कुल यही सार है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी पक्ष के लोगों को पूरी तरह से दानव बनाने से बचना कितना जरूरी है, खासकर जब हालात इतने जटिल और दर्दनाक हो। सच्ची नैतिकता इसी में है कि हम साझा मानवता को पहचानें। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि कैसे एक मानवीय सहायता फ्लोटिला अंतर्राष्ट्रीय कानून, भू राजनीति और गहरे नैतिक सवालों के, कह सकते हैं, एक चक्रव्यूह में फंसा है। हमने गाजा के गंभीर मानवीय संकट, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं, जिसमें भारत का संतुलित रुख भी शामिल है, और आईसीजे जैसे कानूनी मंचों की भूमिका पर बात की। संक्षेप में, ये मामला हमें दिखाता है कि आज की दुनिया में मानवतावाद, कानून और राजनीति कितने जटिल रूप से गुथे हुए हैं। मानवीय सहायता भी कैसे राजनीतिक बन सकती है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन संकटों से निपटने के लिए कैसे संघर्ष करती हैं। और ये हमें
दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और दानव बनाने के खतरों पर सोचने को मजबूर करता है ना? बिल्कुल। और हमारे श्रोताओं, विशेष रूप से यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये इंडियन एक्सप्रेस का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आईआर, मानवाधिकार कानून, नैतिक शासन, एथिकल गवर्नेंस और यहाँ तक कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कुछ पहलुओं जैसे आतंकवाद का लेबल, इनको समझने के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। अंत में एक विचार सबके लिए छोड़ना चाहूंगी जो लेविनास से ही प्रेरित है। हाँ, जरूर। संघर्षों और अलग-अलग कथाओं के इस दौर में हम दूसरे को कैसे देखते हैं और हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है ताकि दूरस्थ तीसरा एक दानव ना बने बल्कि हमारी साझा मानवता का हिस्सा माना जाए। कैसे हम सहानुभूति को डर पर हावी होने दें। ये वाकई सोचने वाला सवाल है। हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता इंडियन एक्सप्रेस के इस विश्लेषण पर आधारित हमारी इस चर्चा पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। जी, अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी गहन चर्चाओं से जुड़े रह सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।